मीटिंगें होती हैं कि इमरान खान को कैसे जमानत देनी है, बंदियाल की, साकिब निसार की, आसिफ सईद खोसा की और गुलजार की बाकियात हैं पाकिस्तान की अदलिया में, तब तो बंदियाल साहब का ज़मीर नहीं जागा था। सैकड़ों लोग अदालत से गिरफ्तार हुए। जिस तरह आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई है, गद्दारी का रेफरेंस भी फाइल होने लगा है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पैनल ना भेजकर राह हमवार की है रिटायर्ड जजेस के लगने की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज का दिन काफी गहमा गहमी वाला दिन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कुछ पीएम शहबाज शरीफ के खिताब को लेकर। तो उनकी जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई को तो एक एक दिन में इतनी ज्यादा जमानतें मिल जाती हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ जेल में थे तब तो 2-2 साल तक कोई जमानत नहीं मिलती थी। और ये जो पार्टी की सदारत थी, ये मेरे पास एक इमानत थी। मैंने 6 साल बाद ये जो नवाज शरीफ से पार्टी की सदारत ले ली गई थी, मैंने उनको उनकी अमानत वापस कर दी है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई सियासी बात तो नहीं, सदारत उन नवाज शरीफ के पास चली गई, सबने खबर सुन ली, इस पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अदलिया वाली बात है, वो देखें, वो एक हकीकत है। अब पाकिस्तान का निज़ाम-ए-इंसाफ़ यकसा निज़ाम-ए-इंसाफ़ पर है, इसमें सब सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को, सब शहरियों को आपने बराबर का इंसाफ़ देना है, अदलिया का काम है। अगर इंसाफ बराबर और यकसा नहीं है, तो वो इंसाफ नहीं है। ये तकाबली जायज़ा गलत नहीं है कि आपने अगर नवाज़ शरीफ को 2-2 साल ज़मानत नहीं दी और आप इमरान खान के मुकदमे ज़मानतों के रातों-रात सुन रहे हैं, तो ये तकाबली जायज़ा करना कौन-सी गलत बात है? आप इस मुल्क की अदलिया ने तमाम सियासी जमातों के साथ, तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ यकसा सलूक करना है, उनके मुकदमे एक तरह सुनने हैं, एक तरह उनका फैसला करना है, एक कानून पर अमल करना है, एक तरीक़ाकार पर काम करना है, तो ये तकाबली जायज़ा क्यों गलत है? अगर इमरान खान को एक-एक दिन में दर्जनों ज़मानतें दी गई हैं और अगलों की 2-2 साल ज़मानतें नहीं हुई, तो वो सवाल भी ना करें। वो इस मुल्क की अदलिया से पूछे भी ना कि भाई वो आपको इतना प्यारा है, उसको आप गुड टू सी यू कहते हैं, उसकी अपीलें भी रातों-रात लग रही हैं, उसकी अपीलों पर फौरी फैसले भी हो रहे हैं। हमारी अपीलें कभी सुनी ही नहीं जाती थी, हमारी अपीलों की बारी नहीं आती थी। हम खज्जल-खराब हो जाते थे, हमारी डेढ़-डेढ़ सौ पेशियाँ होती थीं और आप दूसरे के साथ क्या लाडला सलूक कर रहे हैं, तो ये बात शहबाज शरीफ ने कोई गलत तो नहीं की है। वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी है और एक पार्टी का सदर भी रहा है और प मुल्क का सीनियर सियासतदान है। उसने इस मुल्क की अदलिया से बहुत ठीक सवाल किया है और ये भी सवाल ठीक है कि मीटिंगें होती हैं कि इमरान खान को कैसे ज़मानत देनी है। ये जो बंदियाल ग्रुप है और जो बंदियाल ग्रुप की और साकिब निसार ग्रुप की बाकियात इस वक़्त अदलिया में मौजूद हैं, क्या वो बंदियाल और साकिब निसार का एजेंडा लेके आगे नहीं बढ़ रही हैं? क्या ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने आज कहा है कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया है, लेकिन असल बात तो ये है कि साकिब निसार और बंदियाल जिन जजेस को अदलिया में बिठा कर गए हैं, वो आज भी साकिब निसार और बंदियाल की और आसिफ सईद खोसा की, गुलजार की पॉलिसी को लेके आगे चल रहे हैं और उनके सियासी एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं। जो बंदियाल की, साकिब निसार की, आसिफ सईद खोसा की और गुलजार की बाकियात हैं पाकिस्तान की अदलिया में, वो आज भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं। वो चाहे खत लिख कर रही हैं, चाहे वो एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा के कर रही हैं, चाहे वो सियासी सहूलतकारी कर रही हैं, चाहे अदालती सहूलतकारी कर रही हैं, लेकिन वो कर रही हैं। और पाकिस्तान की अदलिया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनका एक सियासी जमात के लिए जो मोहब्बत का रिश्ता है और बाकियों से जो नफ़रत का रिश्ता है, वो यकसा निज़ाम-ए-इंसाफ़ पर पूरा नहीं उतरता है। और वो इस बात का बाबर सत्तार ने भी देखिए, जब मरियम नवाज़ की ऑडियो टेप्स आ रही थी, तब बाबर सत्तार का ज़मीर सोया हुआ था। जब एजेंसियाँ परवेज़ रशीद के पीछे थीं और बाकियों के पीछे थीं, तब कियानी साहब सो रहे थे, तब तो बड़ा गुड-गुड चल रहा था सारा कुछ। तब यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट कुछ देखने की पोज़ीशन में ही नहीं था। जब तौहीन अदालत तलाल चौधरी की हो तो सज़ा हो, जब इमरान खान की हो तो मेरा मतलब है 4 पेशियाँ दी जाएँ, 4 मौके दिए जाएँ माफ़ी माँगने के लिए, तो लोग सवाल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब आप आइन बदल देंगे इमरान खान के लिए, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, जब आप कानून बदल देंगे इमरान खान के लिए, रीराइटिंग ऑफ द लॉ करना शुरू कर देंगे, जब आप मौलवी हिदायतुल्लाह पकड़ा जाएगा अदालत के अंदर से गवादर हक दो तहरीक का, तो आपका ज़मीर नहीं जागेगा।
लेकिन अगर इमरान खान पकड़ा जाएगा तो आप रातों-रात अदालतें खोल के कहेंगे, ओहो! अदालत के अंदर से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। भाई हिदायतुल्लाह की भी तो हुई थी। तब तो बंदियाल साहब का ज़मीर नहीं जागा था। सैकड़ों लोग अदालत से गिरफ्तार हुए। जब सिर्फ इमरान खान के लिए आपकी जो रोशन होंगी आँखें और बाकियों के लिए आपकी आँखें बंद होंगी, तो फिर जो शहबाज शरीफ ने सवाल किए हैं, वो सवाल पूरी कौम आपसे करेगी, उससे कोई माफ़ी तो हो नहीं सकती है। अगर 6 जजेस का ख़्याल है कि वो ख़त लिखकर अपना एक जो है राय-अम्मा बना लेंगे, नहीं, उनके निज़ाम-ए-इंसाफ़ पर, यकसा निज़ाम-ए-इंसाफ़ पर सवाल उठेगा, सवाल रहेगा और उसका जवाब देना होगा। सर, तीसरी कुव्वत की यहाँ पर बात करना चाहूँगी, तो नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है, तो बानी पीटीआई बताएँ, क्या वो खुद तीसरी कुव्वत नहीं थे जिनका ज़हीरुल इस्लाम ने ज़िक्र किया था? देखिए, बात ये है कि इस हवाले से एक और ऑडियो भी मौजूद है और एक दफ़ा मुशाहिदुल्लाह साहब ने जो साबिक़ है अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुशाहिदुल्लाह साहब ने वो उस ऑडियो का ज़िक्र भी किया था और फिर उनको वज़ारत से हटाना भी पड़ा था। असल में जो 2014 का धरना था, वो तो ज़हीरुल इस्लाम साहब खुद आर्मी चीफ़ बनने के चक्कर में और एक रहील शरीफ के खिलाफ कू था और सबका ख़्याल था कि नवाज़ शरीफ इस चक्कर में रहील शरीफ को हटाएगा और ज़हीरुल इस्लाम की राह बन जाएगी। वो जिस तरह आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई है, ऐसे ही रहील शरीफ के खिलाफ भी की गई थी और वो ज़हीरुल इस्लाम साहब उस वक़्त कर रहे थे और वो धरने-शरने जो थे वो उनके टू प्रॉन्ग थे। एक तरफ रहील शरीफ भी टारगेट था, दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ भी टारगेट था। जैसे इस दफ़ा भी आसिम मुनीर भी टारगेट था, पीडीएम की हुकूमत भी टारगेट थी। तो इमरान खान ने ये काम ज़िंदगी में 1 दफ़ा पहले भी किया, क्योंकि जब बच गए थे, तो इसलिए उनका ख़्याल था दोबारा भी किया जा सकता है। तो जो नवाज़ शरीफ बार-बार ज़हीरुल इस्लाम का नाम ले रहे हैं, वो राय-अम्मा हमवार कर रहे हैं कि ताकि ये बात बाहर आ सके कि ज़हीरुल इस्लाम ने भी कू करने की कोशिश की थी रहील शरीफ के खिलाफ और इस बात को आहिस्ता-आहिस्ता वो मार्केट मंज़र-ए-आम पर लेकर आएँगे और मेरे ख़्याल में नवाज़ शरीफ जो है, वो एक बहुत बड़ी वो अब इमरान खान पर 2 कूस का इल्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 2014 के धरने की बात हो रही है, वो एक स्ट्रैटेजिक बात कर रहे हैं कि उससे ये बात भी सामने आएगी कि 2014 में भी उस वक़्त के आर्मी चीफ़ के खिलाफ बगावत का एक प्लान मौजूद था, जैसे इस बार 9 मई को आर्मी चीफ़ के खिलाफ बगावत का प्लान मौजूद था। सर, अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे ट्वीट यू टर्न को लेकर। इस मुत्तलिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबको पता है कि पीटीआई का सेल शिकागो में बाहर है, अमेरिका में वो ये सारा कुछ करता है। और वो ऑटो पे है, वो बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर में से किसी के मतहत नहीं है। उसको इमरान खान साहब जेल से जाने से पहले जो हदायत दे गए हैं, वो उन्हीं हदायत पर अमल कर रहा है जब तक इमरान खान उसको वो नई हदायत नहीं देते। और वो वही हदायत हैं जो डेली टेलीग्राफ में मज़मून भी वही लोग लिखते हैं, को पाकिस्तान में से तो लिखा नहीं जाता। ये तो सब कुछ सिर्फ़ उसको ओन करते हैं। जो आईएमएफ के खिलाफ के दफ़्तर के बाहर मुज़ाहरे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर काम है, वो वहीं से होता है। जो अमेरिका में लॉबिंग फ़र्म में हायर करना है और जो अमेरिका में चंदेबाज़ी है, वो सब उसका खेल है। तो जो अमेरिका की पीटीआई है, वो ये सारा काम कर रही है। ये ट्वीट भी उन्हीं की जानिब से किया गया, टेलीग्राफ का आर्टिकल। लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है, मैंने पहले भी कहा है कि 2 पीटीआई हैं। एक पीटीआई पाकिस्तान, एक पीटीआई ओवरसीज़। तो पीटीआई पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान में मुफ़ाहमत चाहती है। वो देखिए ना, गंडापुर साहब भी एसआईएफसी में आना चाहते हैं, वफ़ाकी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब भी को बातचीत का रास्ता बनाना चाहते हैं। असद कैसर साहब भी को बातचीत का रास्ता बनाना चाहते हैं। उमर अयूब साहब भी एक हद से ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं बढ़ाना चाहते और जो भी ये ट्विटर हैंडल्स चला रहे हैं, उनके ऊपर मेरा मतलब है, पहले तो पीटीआई के चेयरमैन बेशक बैरिस्टर गौहर ने ऐलान ला-ताल्लुकी कर दिया है और उनसे तफ्तीश होनी चाहिए कि ये ट्विटर हैंडल कौन चला रहे हैं। जब वो बताएँगे, पहले तो उन पर पीटीआई देखो ना, जो वो जो ट्वीट है, वो पीटीआई के ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से भी रीट्वीट हुआ है। तो जो पीटीआई की इस वक़्त क़यादत है, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, ये सब पे पर्चा होना चाहिए इस ट्वीट का। बेशक ये कोई बरी-उज़्ज़मा तो नहीं हो सकता ये कह कर के हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। या ये उस बंदे का नाम दें जो ये ट्विटर हैंडल चला रहा है, या ये उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें। मेरे ख़्याल में रियासत ने प्रोसिक्यूट करने का फ़ैसला कर लिया है और इस प्रोसिक्यूशन के खौफ से बैरिस्टर गौहर ने आज दूरी इख्तियार की है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि पर्चा होने लगा है और उनको समझ आ गई है कि शायद गद्दारी का रेफ़रेंस भी फ़ाइल होने लगा है और शायद इस केस से बचना ज़्यादा मुश्किल हो जाए, जो फ़ौज के खिलाफ अब जो
प्रोपेगेंडे की वीडियोज़ बनाई गई हैं और प पंजाब काबीना उसकी पहले ही मंजूरी दे चुकी है। तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा खतरे की बात थी, इसलिए इस बैरिस्टर गौहर ने दूरी इख्तियार की है, लेकिन मेरे ख़्याल में मुकदमे से नहीं बच सकेंगे। मुकदमा भी बनेगा और फड़े भी जाएँगे। सर आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे जजेस और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के दरमियान ये क्या तनाज़ा है जो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है? देखिए, मैंने इस पर बड़ी तफ्तीश और तहकीक की है। तो जो आइन में कानून में लिखा है वो ये है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो ट्रिब्यूनल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पैनल भेजेंगे। उस पैनल में से इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस एक नाम भेजेंगे और वो ही एक नाम का ट्रिब्यूनल बन जाएगा। जो कानून में है कि उन्होंने पैनल भेजना है और इलेक्शन कमीशन ने उस पैनल में से चूज़ करना है। इसी को मीनिंगफुल कंसल्टेशन कहते हैं, इसी को आपस में बाहमी मुशावरत करते हैं। तो 3 नामों का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भेजना है। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने 2 नाम भेजे, वो नोटिफ़ाई कर दिए गए। फिर उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल सीट के लिए दोबारा 3 नाम 3 भेजे, वो नोटिफ़ाई कर दिए गए। अब उन्होंने बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए एक-एक नाम भेजा। देखिए, वो कानून के तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 1 नाम नहीं भेज सकते, उन्हें 2 या 3 नाम पैनल भेजना है। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें यही कहा कि आप कानून में लिखा है कि आपने पैनल भेजना है, आप पैनल भेजें। आप एक नाम भेजकर इलेक्शन कमीशन को जो संगी पे नो तो नहीं रख सकते कि इसी को नोटिफ़ाई करें। फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही खत्म हो जाएगा, फिर चीफ जस्टिस खुद ही नोटिफ़ाई कर ले ट्रिब्यूनल। फिर इलेक्शन कमीशन का क्या मीनिंगफुल कंसल्टेशन रह गई। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक-एक जो नाम दिया, वो उन पर बज़िद रहे। अब कानून बहुत वाज़ेह है कि अगर सीजे जो है वो पैनल नहीं सेंड करता, फिर इलेक्शन कमीशन के पास रिटायर्ड जजेस को ऊपर लगाने का इख्तियार मौजूद है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पैनल ना भेजकर राह हमवार की है रिटायर्ड जजेस के लगने की, और उन्होंने इस बारे में जो है, मेरा मतलब है कि कानून की पासदारी नहीं की है जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन का है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को 13 मई को खत भी लिखा गया, लेकिन उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मैं कहीं न कहीं समझता हूँ कि इस तनाज़े के पीछे अदलिया का अपना किरदार भी है, जिसको देखने की ज़रूरत है। ठीक हो गया तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।